नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉन्फिडेंस से कह पाएंगे कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में आएगा वो कम्प्लीटली आपके राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन अंत तक बने रहेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देखिए, शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिमोत्तर भारत में लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में, पश्चिमोत्तर भारत में लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में यह त्रिभुजाकार आकृति में है, त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत थी, त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिमोत्तर भारत में त्रिभुजाकार आकृति में लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इस सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल में इसे रखा जाता है क्योंकि इसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, क्योंकि इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्य इसके उपलब्ध हैं, परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सकता, परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सकता, परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सकता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखा गया है? आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है क्योंकि इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अब देखिए इसका काल, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व, 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसका काल रहा है कार्बन डेटिंग के आधार पर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है, वो है सरस्वती घाटी सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही सरस्वती घाटी सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही सरस्वती घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ के जो लोग थे, तांबे में टिन मिलाकर बनी वस्तुओं का अधिक उपयोग करते थे, बनी वस्तुओं का अधिक उपयोग करते थे। जब तांबे में टिन मिला दिया जाता है तो उसे कांसा कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? कांसा कहा जाता है। तांबे में जब टिन मिला दिया जाता है तो वो एक मिश्र धातु बन जाती है जिसे कांसा कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे से बनी हुई वस्तु का अधिक प्रयोग करते थे या प्रयोग करते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, त्रिभुजाकार आकृति में ये विस्तृत है, तो त्रिभुजाकार आकृति में बना रहा हूँ, त्रिभुजाकार आकृति में बना रहा हूँ। ये त्रिभुजाकार आकृति हो गई और इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। अब परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जाता है वो देखिएगा। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। ठीक है, प्रश्न कैसा बनेगा वो देखना कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति थी वो त्रिभुजाकार आकृति थी, यानी त्रिभुजाकार आकृति में ये विस्तृत था। तो अब इसमें पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का
जो उत्तर में जो बिंदु था जम्मू कश्मीर में था। कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट, अखनूर के निकट मांदा, अखनूर के निकट मांदा, अखनूर के निकट मांदा एक स्थान है। कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा था? मांदा, जो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के किनारे हैं? चिनाब नदी के किनारे हैं। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु की बात करें, दक्षिणतम बिंदु जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर। दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहा हूं मैं, गोदावरी नदी के तट पर देमाबाद, देमाबाद महाराष्ट्र है, देमाबाद महाराष्ट्र है। कौन सा? देमाबाद महाराष्ट्र। पश्चिम की बात करूं तो पश्चिम में दास्क नदी, दास्क नदी के तट पर, दास्क नदी के तट पर सुरता गेंडा, सुरता गेंडा ये पड़ता है बलूचिस्तान प्रांत में। कहाँ? बलूचिस्तान प्रांत में, बलूचिस्तान प्रांत में ये पड़ता है। और इसका पूर्वी जो स्थान है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान पूछ लिया जाए तो सबसे पूर्वी स्थान है दोस्तों हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी के तट पर आलमगीर उत्तर प्रदेश, आलमगीर जो कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी बिंदु कौन सा है? जम्मू कश्मीर का मांडा है ना, मांदा। और ये नदी कौन सी है? चिनाब नदी। दक्षिणतम बिंदु गोदावरी नदी के तट पर देमाबाद महाराष्ट्र है। और पश्चिम का जो बिंदु है वो दास नदी के तट पर सुरता गेंडा जो बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। और पूर्वी बिंदु पूछे तो हिंड नदी के तट पर आलमगीर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर। अब इसकी तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई, इसकी तटीय सीमा की लंबाई वो थी लगभग 1300 किलोमीटर। इसकी तटीय सीमा की लंबाई कितनी थी दोस्तों? 1300 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो स्थान खोजा गया था वो था हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान वो था हड़प्पा। कौन सा था दोस्तों? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभ में सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। और किसने? चार्ल्स मेसन ने, चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा टीले की खोज की थी। सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा जो टीला था उसकी क्या की? खोज की थी। लेकिन उत्खनन इन्होंने नहीं किया था। 1921 में, 1921 में भारतीय पुरातात्विक एवं भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन पर
सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन पर दयाराम साहनी की अध्यक्षता में दयाराम साहनी की अध्यक्षता में उत्खनन किया गया। दयाराम साहनी की अध्यक्षता में उत्खनन किया गया। दयाराम साहनी की अध्यक्षता में क्या किया? उत्खनन किया गया था। ठीक है। हड़प्पा जो टीला है उसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी? चार्ल्स मेसन ने। लेकिन उत्खनन किसने किया था? तो सर्वप्रथम उत्खनन वो किया था भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन पर दयाराम साहनी की अध्यक्षता में उत्खनन किया गया था। कब किया गया? 1921 में। उस समय भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण जो विभाग था उसका निर्देशक था जॉन मार्शल। उसका निर्देशक कौन था? जॉन मार्शल। ठीक है, ये था। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। दो तीन चीज़ें और देख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता में एक तो थी पक्की ईंटों से निर्मित, सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों से निर्मित मकान, पक्की सड़कें, सुनियोजित नगरीय व्यवस्था। परीक्षा में पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक सुनियोजित नगरीय व्यवस्था थी। सुनियोजित नगरीय व्यवस्था थी और एक सुनियोजित जल निकासी की यहाँ पर व्यवस्था थी। सुनियोजित नगरीय व्यवस्था और सुनियोजित जल निकासी की यहाँ पर क्या थी? अच्छी व्यवस्था थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता के जो इम्पोर्टेंट स्थान हैं उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। थोड़ा और इसके बारे में गहराई की तरफ चलते हैं, फिर बाद में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये बेसिक था, कंप्लीट याद हो जाएगा। याद हो जाएगा ना? याद नहीं होगा तो करना है भाई। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन तो लगभग मान के चलो आएगा। तो डीपली पढ़ें, कंपटीशन काफ़ी हार्ड है, कोई सा भी क्वेश्चन उठाकर एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है। जय महाकाली। आगे बढ़े। जय महाकाली दोस्तों। देखिए आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 3 सभ्यता थी। एक तो मानेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन एक नदी है उसके नाम पर सुमेरियन सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन एक तो हो गई मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता। दूसरी है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता जिसे नील नदी की सभ्यता भी कहा जाता है, नील नदी सभ्यता भी कहा जाता है। और तीसरी है चीन की सभ्यता। तीसरी है चीन की सभ्यता, होंगहो नदी, होंगहो नदी सभ्यता कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सी है, कौन सी नहीं है, वैसा प्रश्न बनाया जाता है। तो समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या नील नदी की सभ्यता, और चीन की सभ्यता या होंगहो सभ्यता है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में क्या क्या मत हैं, उन मतों को देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मत हैं। एक तो विदेशी मत है। उस विदेशी मत के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई है।
सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई है, ये विदेशी मत है। क्या है? विदेशी मत के अनुसार। दूसरा जो मत है सिंधु घाटी की उत्पत्ति के संबंध में, वो है बलूचिस्तान ईरानी सभ्यता। बलूचिस्तान ईरानी सभ्यता, ये देसी मत है, देसी मत है। और एक मत है सोती सभ्यता। इसके बारे में 3 मत हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में मेसोपोटामिया सभ्यता से मिलती जुलती हो सकती है, ये विदेशी मत हैं। बलूचिस्तान ईरानी सभ्यता से मिलती जुलती हो सकती हैं, ये देसी मत हैं। और सोती सभ्यता से मिलती जुलती हो सकती हैं, ये भी एक प्रकार का देसी मत था। इन दोनों में से सबसे इम्पोर्टेंट है मेसोपोटामिया की सभ्यता और सोती सभ्यता। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इन दोनों के बारे में ही हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें समानता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसमें समानता क्या थी? तो उसमें समानता थी बेल की आकृति की मुहरें, बेल की आकृति की मुहरें। मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों में बेल की आकृति की मुहरें प्राप्त हुई हैं, जिससे ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई है। ठीक है, तो यहाँ से बेल की आकृति की मुहरें प्राप्त हुई हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में भी बेल की आकृति की मुहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों में क्या है? सड़कें, यहाँ जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यहाँ जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें समानता की बात करें तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती हैं, और यहाँ जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहाँ पर भी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, तीसरी समानता याद रखेंगे, बाट माप तौल में एकरूपता। बाट और माप तौल में एकरूपता थी। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें बाट माप तौल में एकरूपता थी। ठीक है, अच्छा प्रश्न बनाया जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या अंतर था। यह समानता पूछ सकता है। अब असमानता कौन सी थी वो भी देखनी पड़ेगी, तब जाके हम अच्छे से बता सकेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तीनों, जो समानता है। और सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है दोनों में असमानता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों में क्या मुख्य अंतर था वो देखेंगे। देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता इसकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। और मेसोपोटामिया इसकी लिपि थी दोस्तों कीलनुमा थी। ये अंतर है। ठीक है, अंतर है ये। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी और मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो थी कीलनुमा थी। ठीक है, ये असमानता है, दोनों में अंतर है, ये याद रखेंगे। ये समानता है और ये अंतर है। प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर आप IAS लेवल की ऐसी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ ऐसा प्रश्न बनाया जाता है। और आप अगर रीट का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन बनाएगा, तो एग्जामिनर यहाँ से बना सकता है। तो अच्छे से पढ़ना है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता
इस सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृसत्तात्मक थी और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता एक पितृसत्तात्मक थी। सिंधु घाटी की सभ्यता एक मातृसत्तात्मक थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता एक पितृसत्तात्मक थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिरों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिरों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। मंदिरों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। मंदिरों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता से मेसोपोटामिया की सभ्यता से यहाँ से मंदिरों के अवशेष मिले हैं। मंदिरों के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं, जबकि मेसोपोटामिया में जो है सभ्यता उसमें मंदिरों के अवशेष मिले हैं। इसलिए इसके आधार पे कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं हुई है। ठीक है, ये मिलता जुलता नहीं है, असमानता ये समानता थी दोनों में। तो सिंधु घाटी सभ्यता चित्रात्मक थी, मेसोपोटामिया की कीलनुमा थी। सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक थी और मेसोपोटामिया की पितृसत्तात्मक थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं और मेसोपोटामिया में मंदिरों के अवशेष मिले हैं। ये मेन असमानता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है सोती सभ्यता। सोती सभ्यता के बारे में देखेंगे तो सोती सभ्यता राजस्थान के बीकानेर ज़िले में है और इसकी खोज अमलानंद घोष ने की। अमलानंद घोष ने सोती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। सोती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। तो सोती सभ्यता राजस्थान के बीकानेर ज़िले में है और इसकी खोज कब की गई? 1953 में अमलानंद घोष द्वारा की गई और सोती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। और यह ग्रामीण सभ्यता थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता और सोती सभ्यता दोनों में कुछ मृद भांड मिले हैं। उसमें पीपल के पत्ते के चित्र हैं। कुछ मृद भांड मिले हैं दोनों में, सिंधु घाटी सभ्यता और सोती सभ्यता। उसमें कुछ मृद भांडों में पीपल के पत्तों के चित्र अंकित हैं। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में समानता असमानता ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा सोती सभ्यता ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। किसी भी लेवल की तैयारी करो, अच्छी तैयारी करो। ठीक है ना, लेवल अच्छा होना चाहिए, अच्छे लेवल की तैयारी करनी चाहिए। इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशेष और अंतर था। वो अंतर था, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में वर्गाकार मुहरें प्राप्त हुई हैं। वर्गाकार मुहरें प्राप्त हुई हैं, जबकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में वर्गाकार मुहरें प्राप्त नहीं हुई हैं। वर्गाकार मुहरें प्राप्त नहीं हुई हैं। ठीक है, तो ये समानता असमानता वाला प्रश्न ध्यान से पढ़ लेना, परीक्षा में आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक ही प्रश्न हमें मेरिट से बाहर निकाल सकता है और एक ही प्रश्न हमें मेरिट में लेके आ सकता है, तो अच्छे से पढ़ना। ठीक है ना, हम अब आगे बढ़ रहे हैं थोड़े से। फिर आगे जो महत्वपूर्ण जो स्थान है, हड़प्पा, कालीबंगा,
वो सब बाद में पढ़ेंगे, थोड़े सी चीज़ और समझ लेते हैं इसके बारे में, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रही ना? बहुत बढ़िया, जय महाकाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए भाई, अब हम आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका विस्तार कहाँ है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मुख्यतः कहाँ कहाँ है? तो एक है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अफ़गानिस्तान में भी है। देखिए यहाँ पर 2 जगह हैं, ठीक है, उस 2 जगह का नाम याद रखना है। 2 ही जगह हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, 2 जगह का याद रखेंगे। एक सोर तुगई और एक है मुंडीगाक। सोर तुगई और मुंडीगाक, ये सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल हैं, सोर तुगई और मुंडीगाक। ये कहाँ पड़ते हैं? अफ़गानिस्तान में पड़ते हैं। पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ है? तो पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत में, बलूचिस्तान प्रांत में। ठीक है, अफ़गानिस्तान की 2 जगह इंपॉर्टेंट है, सोर तुगई और मुंडीगाक। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने राज्यों में है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले ले लीजिए राजस्थान को। किसको ले लीजिए? राजस्थान को। ठीक है, राजस्थान की सीमाएं किन पड़ोसी राज्यों की सीमा से मिलती हैं? ठीक है, तो राजस्थान की सीमाएं एक तो पंजाब से मिलती होगी, पता होगा, तो एक हरियाणा, एक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एक गुजरात, ठीक है, और मध्य प्रदेश भी है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है मध्य प्रदेश में नहीं है, ये याद रखेंगे। तो भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, याद होगा तो सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा था? जम्मू कश्मीर वाला, तो ये जम्मू कश्मीर। और सबसे दक्षिण में बिंदु कौन सा था? धैमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो कितने राज्यों में इसका विस्तार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 राज्यों में इसका विस्तार है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 7 राज्यों में है। ठीक है, 7 राज्यों में इसका विस्तार है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल हैं वो किस राज्य में हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। ये विस्तार याद रखेंगे, हो जाएगा याद? हो जाएगा ना? शाबाश, सब इंटेलिजेंट है, सबको याद हो जाएगा भाई, एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं ना। चलिए अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये महत्वपूर्ण बातें देखने के बाद हम एक एक जो स्थान है उनका अध्ययन करेंगे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये सब है ना, उनका अध्ययन करेंगे। पहले महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। देखिए, लोथल और सुरकोटड़ा, लोथल और सुरकोटड़ा में पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों एक ही संयुक्त दीवार से, एक ही संयुक्त रक्षा दीवार से घिरे हुए थे। एक ही संयुक्त रक्षा दीवार से घिरे हुए थे, समझना। जैसे ये पूर्वी टीला है और ये पश्चिमी टीला है, ठीक है। तो लोथल और सुरकोटड़ा में क्या था? पूर्वी टीला
और पश्चिमी टीला दोनों के एक संयुक्त रक्षा दीवार थी। दोनों की एक ही संयुक्त रक्षा दीवार थी लोथल और सुरकोटड़ा में। ठीक है। नंबर 2 महत्वपूर्ण चीज, चन्हूदड़ों में पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। चन्हूदड़ों में पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों किसी भी प्रकार की रक्षा दीवार से नहीं गिरे हुए थे। किसी भी प्रकार की रक्षा दीवार से नहीं गिरे हुए थे। ठीक है। यहाँ पश्चिमी टीला, यहाँ पूर्वी टीला और इनके कोई रक्षा दीवार नहीं थी। कहाँ पर? चन्हूदड़ों में। नंबर 3 धोलावीरा में 3 टीले थे। धोलावीरा में 3 टीले थे। पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला और उसके बीच में एक मध्यम टीला था। मध्यमा टीला। ठीक है। ये 3 टीले थे। कहाँ पर? धोलावीरा में 3 टीले थे। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला के बीच में एक मध्यमा टीला था। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई हैं। अब हम महत्वपूर्ण स्थल जो है वहाँ से क्या क्या मिला है, उसकी खोज किसने की, उसका विस्तार कहाँ है, वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए। अब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। ठीक है। जय महाकाली दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं हम काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर। लो आ गया वो समय जब हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। कौन थे दोस्तों? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कब की थी? 1921 में। ठीक है। इसका विस्तार कहाँ है? तो इसका विस्तार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के किनारे तक इसका विस्तार है। ठीक है। रावी नदी का जो किनारा है, तो पूछा जा सकता है हड़प्पा नदी जो सभ्यता है, हड़प्पा जो क्षेत्र है वो किस नदी के किनारे था? तो रावी नदी के किनारे था हड़प्पा। ठीक है। तो ये जो मोंटगोमरी जो ज़िला है कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। तो मोंटगोमरी ज़िले का वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है। मोंटगोमरी ज़िले का वर्तमान में नाम साहिवाल रखा गया है। वर्तमान में इसका नाम साहिवाल रखा गया है। साहिवाल वर्तमान में इसका नाम क्या रख दिया है? मोंटगोमरी ज़िले का साहिवाल रख दिया गया है। अब देखिए हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें मिली हैं और क्या क्या इसकी विशेषता है वो हम देख रहे हैं। हड़प्पा में पश्चिम की ओर बने दुर्ग जिसे व्हीलर ने माउंट एबी कहा है।
हड़प्पा में पश्चिम की ओर एक दुर्ग बना हुआ है जिसे व्हीलर ने माउंट एबी कहा है। ठीक है, माउंट एबी कहा है। यहाँ से लकड़ी की एक कब्र मिली है, लकड़ी की एक कब्र मिली है। हड़प्पा से लकड़ी की एक कब्र मिली है जिसे R37 कहा गया है, R37 में रखा गया है। ठीक है, R37 में इसे रखा गया है। लकड़ी की एक कब्र यहाँ से मिली है। लिंग पूजन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, लिंग पूजन के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। लिंग पूजन के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। शंख के बेल के साक्ष्य, शंख के बेल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। शंख के बेल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं हड़प्पा से। इसके अलावा यहाँ पर 6-6 की पंक्तियों में, 6-6 की 2 पंक्तियों में, 6-6 की 2 पंक्तियों में 12 क्या मिले हैं? अन्नागार, 12 अन्नागार मिले हैं। ठीक है, 12 अन्नागार मिले हैं। 6-6 की 2 पंक्तियों में यहाँ पर 12 अन्नागार मिले हैं। ठीक है, 12 अन्नागार कहाँ पर मिले हैं? यहाँ पर हड़प्पा में। यहाँ पर स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से एक चीज़ मिली है। स्त्री के गर्भ से कौन सी चीज़ मिली है? अब आपको कमेंट करके बताना भाई। बहुत अच्छा प्रश्न है। स्त्री के गर्भ से क्या मिला है? स्त्री के गर्भ से क्या मिला है आपको वो बताना है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए, कमेंट कीजिए स्त्री के गर्भ से यहाँ पर क्या मिलता है। तो स्त्री के गर्भ से यहाँ पर निकलते हुए पौधे का जो है वो मिलता है, प्रमाण मिलता है। तो स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का प्रमाण, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। और यहाँ पर जो बर्तन है उस बर्तन पर मछुआरे, बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है। यहाँ जो बर्तन थे वहाँ पर एक मछुआरे का चित्र भी यहाँ पर मिला है। जली हुई ईंटों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। जली हुई ईंटों के साक्ष्य, जली हुई ईंटों के साक्ष्य, जली हुई ईंटों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। जली हुई ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा जो सभ्यता है उससे जली हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। गेहूँ और जौ, गेहूँ और जौ, गेहूँ और जौ के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। गेहूँ व जौ, गेहूँ और जौ के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। एक और याद रखें, तांबे की इक्का गाड़ी यहाँ से मिली है। क्या मिली है? तांबे की इक्के गाड़ी, तांबे की इक्के गाड़ी यहाँ से मिली है। और एक पुजारी की प्रस्तर मूर्ति भी यहाँ से मिली है। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति भी यहाँ से मिली है। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति यहाँ से मिली है। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति यहाँ से मिली है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, अभिलेख वाली मुद्राएं, अभिलेख वाली मुद्राएं सर्वाधिक यहाँ से मिली हैं। अभिलेख वाली मुद्राएं, अभिलेख वाली मुद्राएं सर्वाधिक कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा जो सभ्यता है उससे अभिलेख वाली मूर्तियाँ, अभिलेख वाली मुद्राएं सर्वाधिक मिलती हैं। तो ये चीज़ है हड़प्पा से संबंधित, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा में पश्चिम की ओर बने दुर्ग को व्हीलर ने माउंट एबी कहा है। ठीक है, लकड़ी की एक कब्र मिली है जिसे R37 में रखा गया है। लिंग पूजन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, लिंग पूजन के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। शंख के बेल के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, शंख के बेल के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। और
मातृदेवी की मृण मूर्तियाँ, एक चीज़ और लिख लेना भाई, मातृदेवी की मृण मूर्तियाँ, मातृदेवी की मृण मूर्तियाँ, मातृदेवी की मृण मूर्तियाँ भी यहाँ से मिली है। ठीक है, संघ के बैल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। 6-6 की 2 पंक्तियों में 12 अन्नागार मिले हैं और अभिलेख वाली मुद्राएं सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता से मिली हैं, हड़प्पा से मिली हैं। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है और जली हुई ईंटों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। गेहूँ और जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। तांबे की इक्का गाड़ी यहाँ से मिली है। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है और मातृदेवी की मृण मूर्तियाँ मिली हैं हड़प्पा के अंदर। याद हो जाएगा भाई, 2-3 का कम से कम याद रख लेना, कहाँ से क्या मिला। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, 3-4 का याद रख लेना, काफ़ी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हो सकता है देखने को मिली हो या नहीं मिली हो, तो आज नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। मोहनजोदड़ो के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन कर ले। जय महाकाली दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं हम। जय महाकाली। चलिए अब हम दूसरा इम्पोर्टेंट स्थान देखते हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसके खोजकर्ता कौन थे? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की। राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, अब इसका विस्तार कहाँ है? इसका विस्तार पाकिस्तान के, इसका विस्तार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लटकना ज़िले में स्थित है। पंजाब प्रांत के लटकन ज़िले में, जो लटकना ज़िले में है, इसका विस्तार है और सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ है दोस्तों? ये सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी के, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानगार मिला है। यहाँ पर एक विशाल स्नानगार मिला है, विशाल स्नानगार। यहाँ पर एक विशाल स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारती संरचना है, जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारती संरचना है। सबसे बड़ी इमारती संरचना मोहनजोदड़ो की कौन सी है? तो एक विशाल स्नानागार यहाँ मिला है, वो सबसे बड़ी है। और ये जो विशाल स्नानागार मिला है, इसे जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्य कहा है। विश्व का आश्चर्य कहा है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार बना है जिसे जॉन मार्शल ने विश्व का एक सबसे बड़ा आश्चर्य कहा है। और ये विशाल स्नानागार सबसे बड़ी इमारती संरचना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। इसे जुड़वा राजधानी कहा जाता है। और ये जो मोहनजोदड़ो है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो स्थान था, ये था मोहनजोदड़ो। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो स्थान था वो था कौन सा? मोहनजोदड़ो। और ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के, मोहनजोदड़ो
पाकिस्तान के एक जो स्थान है उसका नाम था गणरीवाल। पाकिस्तान के गणरीवाल, पाकिस्तान के गणरीवाल इसके बाद सबसे बड़ा स्थान है। पाकिस्तान के गणरीवाल के बाद सबसे बड़ा स्थान, सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? पाकिस्तान का गणरीवाल। तो पाकिस्तान के गणरीवाल के बाद ये सबसे बड़ा स्थान है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये है। यहाँ पर देखिए मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं, मलेरिया के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा देखिए बाढ़ आने के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? बाढ़ के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में मोहरें मिली हैं, यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में मोहरें मिली हैं, सर्वाधिक मात्रा में यहाँ से मोहरें मिली हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख वाली मोहरें पूछे, अभिलेख वाली मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मिली हैं, जबकि सर्वाधिक मात्रा में मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। अभिलेख वाली सर्वाधिक पूछे तो हड़प्पा और सर्वाधिक मात्रा में मोहरें पूछे तो क्या बताएंगे? मोहनजोदड़ो, ठीक है। यहाँ से एक और चीज़ मिली है, एक दाढ़ी वाले साधु की प्रस्तर मूर्ति, दाढ़ी वाले साधु की प्रस्तर मूर्ति, दाढ़ी वाले साधु की प्रस्तर मूर्ति, दाढ़ी वाले साधु की एक प्रस्तर मूर्ति यहाँ से मिली है। इसके अलावा एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति यहाँ से मिली है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति यहाँ से मिली है। और यहाँ से सूती वस्त्र, सूती वस्त्र या कपास के साक्ष्य मिले हैं, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं या कपास के साक्ष्य भी यहाँ मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ एक पशुपति महादेव, पशुपति महादेव की मोहर मिली है, पशुपति महादेव की यहाँ पर क्या मिली है? मोहर मिली है। यहाँ पर पक्की सड़कों के साक्ष्य मिले हैं, पक्की सड़कों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं पक्की सड़कों के साक्ष्य? मोहनजोदड़ो से पक्की सड़कों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर घोड़े के दांत, घोड़े के जो दांत हैं उसकी मिली है मोहरें, घोड़े के दांत के अवशेष, घोड़े के दांत के अवशेष यहाँ से मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मोहनजोदड़ो से संबंधित। कोई सा भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो के बारे में एक और चीज़ याद रखेंगे, तो मोहनजोदड़ो जो है इसका उपनाम है प्रेतों का टीला, प्रेतों का टीला, प्रेतों का टीला और सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा, सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा, सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा भी इसे कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता है उसका बगीचा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। प्रेतों का टीला भी इसे कहा जाता है, स्तूप टीला भी इसे कहा जाता है, स्तूप टीला, स्तूप टीला भी इसे कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, बारीकी से पढ़नी है। बारीकी से मैं बता रहा हूँ, आपको नोट करते रहना है और फिर उसको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाएं। जय महाकाली बोल दीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। पानी वानी बाद में पीना, ठीक है। आज पूरा कंप्लीट करके ही पानी पीना। अब इम्पोर्टेंट स्थल हैं एक और, लोथल। लोथल के बारे में चर्चा करते हैं। लोथल वैसे गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में,
ठीक है। और किस नदी के किनारे हैं? तो लोथल एक नदी है, भोगवा नदी, उस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। लोथल का है गुजरात में, और किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज, लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव ने 1953 ईस्वी में इसकी खोज की थी। लोथल की खोज किसने की? रंगनाथ राव ने की। और कब की? 1953 ईस्वी में इसने खोज की थी। अब देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं वो देखना। पहले तो देखिए इस लोथल का उपनाम है, इसे लघु हड़प्पा कहा जाता है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो इसे कहा जाता है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो इसे कहा जाता है। लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो इसे कहा जाता है। किसे? लोथल को। यह एक मानव निर्मित बंदरगाह था। मानव निर्मित बंदरगाह कौन सा था? लोथल एक मानव निर्मित बंदरगाह था। यहाँ से चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। चावल और बाजरे के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? लोथल से। इसके अलावा देखिए यहाँ एक फारस की मुद्रा मिली है, एक फारस की मोहर मिली है। क्या मिली है? फारस की एक मोहर मिली है। मोहर, ठीक है, फारस की एक मोहर यहाँ से मिली है। इसके अलावा यहाँ मम्मी का एक मॉडल मिला है। मम्मी का एक मॉडल मिला है। मम्मी का एक मॉडल मिला है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध मिस्र की सभ्यता से था। किससे था? मिस्र की सभ्यता से इसका संबंध था। मिस्र की सभ्यता से इसका संबंध था। एक मॉडल मिला है मम्मी का, जिससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध था मिस्र की सभ्यता से इसका संबंध था। ठीक है। यहाँ पर चतुर्लोमड़ी और कोय, ठीक है, पढ़ा होगा ना, चतुर्लोमड़ी और एक कोय। चतुर्लोमड़ी और कोय का, या ऐसे समझें, चतुर्लोमड़ी और कोय की आपने ये पढ़ी होगी कहानी, तो चतुर्लोमड़ी और कोय की कहानी के चित्र बर्तन पर मिले हैं, बर्तनों पर। चतुर्लोमड़ी और कोय की जो कहानी है उसके चित्र बर्तनों पर मिले हैं। गोरिल्ला और बारहसिंगा, गोरिल्ला व बारहसिंगा, गोरिल्ला और बारहसिंगा के चित्रों वाली, गोरिल्ला व बारहसिंगा के चित्रों वाली यहाँ पर मोहरें मिली हैं। गोरिल्ला और बारहसिंगा के चित्रों वाली यहाँ पर मोहरें मिली हैं। और यहाँ पर दो राक्षसों के चित्र वाली, दो राक्षसों के चित्र वाली एक मुहर मिली है। दो राक्षसों के चित्र वाली एक मुहर मिली है, जिससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध फारस की सभ्यता से था। फारस की सभ्यता से इसका संबंध था। ये स्पष्ट किससे होता है? तो दो राक्षसों के चित्र वाली यहाँ पर एक मुहर मिलती है, उससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध फारस की सभ्यता से था। ठीक है। यहाँ पर युग्म समाधियाँ मिली हैं, यहाँ से युग्म समाधियाँ मिली हैं। ठीक है। युग्म समाधियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं?
लोथल से युग्म समाधियों के अवशेष मिले हैं और यहाँ एक साथ 20 कब्र मिली हैं। एक साथ यहाँ पर 20 कब्र मिली हैं और 20 कब्र इतनी एक साथ कब्र मिली हैं, इसलिए इसे मुर्दों का नगर भी कहा जाता है। इसलिए इसे मुर्दों का नगर भी कहा जाता है। मुर्दों का नगर भी इसे कहा जा सकता है। और यहाँ पर आटा पीसने की चक्की के अवशेष मिले हैं। आटा पीसने की चक्की के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें और याद रखेंगे और यहाँ पर एक चीज़ यह मिली है, देखिए रंगाई कुंड मिला है। इस कुंड मिला है, इसका मतलब यह होता है या रंगाई होती थी, कपड़ों पर रंगाई का काम होता था। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हाथी दांत की स्केल मिली है। हाथी दांत की स्केल यहाँ पर मिली है। हाथी दांत की स्केल यहाँ पर मिली है। ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई सा भी एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाए, ठीक है ना, कोई से भी एग्ज़ाम में अगर सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आ जाए तो आप बिल्कुल सही करके आएँ, इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया लोथल? आगे बढ़े। जय महाकाली बोल दीजिए फटाफट से। पानी पी के आना तो पानी पी के आ जाइए। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। जय महाकाली दोस्तों। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक और स्थान देख लेते हैं, धोलावीरा। ये धोलावीरा गुजरात में पड़ता है। गुजरात में मासर और मानहर नदियों के मध्य, मासर व मानहर नदियों के मध्य, मासर व मानहर नदियों के मध्य पड़ता है धोलावीरा। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में मासर व मानहर नदियों के मध्य ये पड़ता है और भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। दूसरा सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? जो भारत में है, धोलावीरा। धोलावीरा भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थान, भारत के अंदर ही। ठीक है। और प्रथम पर कौन सा है? राखीगढ़ी हरियाणा में। सबसे बड़ा कौन सा है? राखीगढ़ी, जो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। राखीगढ़ी जो पड़ता है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान पूछे तो आप बताएंगे राखीगढ़ी हरियाणा, और भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थान पूछेंगे तो आप बताएंगे धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा गुजरात में पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई ना? इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपको याद रखनी होगी। अब इसके अंदर दूसरी चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर त्रिस्तरीय नगर व्यवस्था थी। त्रिस्तरीय नगर व्यवस्था मैंने बताया था, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, उसके बीच जो टीला था उसे मध्यमा कहा जाता था। ठीक है, त्रिस्तरीय नगर व्यवस्था यहाँ मिली है। यहाँ विशाल जल कुंड मिले हैं। क्या मिले हैं? जल कुंड के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। जल कुंड के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यहाँ पर घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष मिले हैं। घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। और यहाँ पर पत्थर पर पोलिस पत्थर पर चमकीला पोलिस, जिसे हम बोलेंगे पत्थर पर चमकीला पोलिस के
अवशेष कहाँ पर मिले हैं? धोलावीरा में। ठीक है, अब धोलावीरा की इतनी बात तो कर ली, लेकिन इसकी खोज किसने की? तो धोलावीरा की खोज जो की थी जगपति जोशी ने की। इसकी खोज जगपति जोशी ने की। जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। विस्तृत उत्खननकर्ता कौन थे? विस्तृत उत्खननकर्ता वो थे आरन बिस्ट। कौन था? विस्तृत उत्खननकर्ता था आरन बिस्ट, विस्तृत उत्खननकर्ता था। ठीक है, ये चीज़ें हम धोलावीरा से संबंधित याद रखेंगे। दूसरा स्थान है, ले रहे हैं हम कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगा जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी खोज किसने की? तो अमलानंद घोष ने की। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद इसका उत्खनन का कार्य किसने किया? तो कालीबंगा सभ्यता की जो खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की, लेकिन इसका उत्खनन किसने किया? बीके थापर। किसने किया? बीके थापर। इसका उत्खनन किया था बीके थापर ने। ठीक है, बीके थापर ने इसका ये कर लिया। इसके बाद देखिए बीके थापर ने इसका उत्खनन कर लिया। अब यहाँ पर क्या क्या मिला जो देखिए, लकड़ी का पाइप, लकड़ी का पाइप यहाँ से मिला है, और लकड़ी का एक हल भी यहाँ से मिला है। लकड़ी का हल यहाँ पर मिला है, और यहाँ जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। जूते हुए खेत के अवशेष, जूते हुए खेत के अवशेष यहाँ से मिले हैं, और यहाँ पर ऊँट की हड्डियाँ भी मिली हैं। क्या मिली है? ऊँट की हड्डियाँ। ऊँट की हड्डियाँ यहाँ से मिली हैं। ऊँट की हड्डियाँ यहाँ से मिली हैं, और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे कालीबंगा और धोलावीरा से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, समझ में आ रही ना? बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ते रहना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने खोज बताई थी अमलानंद घोष ने की थी 1953 में की, ये भी याद रख लेना, 1953 में की थी। ठीक है, समझ में आ रही ना? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों। काफ़ी लंबी क्लास है ये, इसलिए थोड़ा बोर मत होना, लेकिन मैटर अच्छा है। ठीक है ना, आपको पता चल गया होगा, अगर पूरा देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा मैटर कैसा है। ठीक है, आगे बढ़े। जय महाकाली दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए चन्हुदड़ो, इसकी खोज किसने की? तो चन्हुदड़ो के खोज करता थे एन.जी. मजूमदार। एम.जी. मजूमदार, एन.जी. मजूमदार। और चन्हुदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो इसका उत्खनन अर्नेस्ट मेके ने किया। अर्नेस्ट मेके ने इसका उत्खनन किया था। ठीक है, अब ये चन्हुदड़ो कहाँ पर पड़ता है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे ये चन्हुदड़ो है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मिला है वो देखिए। नंबर 1, बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का साक्ष्य मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का यहाँ पर साक्ष्य मिला है। यहाँ
वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर मिट्टी का एक मोर मिला है। मिट्टी का यहाँ पर एक मोर भी मिला है। मिट्टी का मोर भी यहाँ पर मिला है। और यहाँ पर मिट्टी की जो आकृति थी, मिट्टी की जो आकृति थी, एक मिट्टी की आकृति मिली है यहाँ पर। उस आकृति पर 3 घड़ियालों और 2 मछलियों, 3 घड़ियालों और 2 मछलियों का अंकन है। 3 घड़ियालों और 2 मछलियों का अंकन है। ऐसी यहाँ पर एक मिट्टी की मुद्रा मिली है। ठीक है, मिट्टी की एक मुद्रा मिली है जिस पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन है। इसके अलावा एक वर्गाकार मुद्रा मिली है। एक वर्गाकार मुद्रा यहाँ पर मिली है जिस पर 2 नग्न नारियाँ, जिस पर क्या है, 2 नग्न नारियाँ, एक प्रत्येक के हाथ में एक ध्वज है। प्रत्येक के हाथ में 2 नग्न नारियाँ हैं और दोनों के हाथ में क्या है, ध्वज है। वो लिए खड़ी हुई हैं और ध्वज के बीच से पीपल के जो पत्ते हैं वो निकल रहे हैं, यानी पीपल की पत्तियां निकल रही हैं। पीपल की पत्तियां निकल रही हैं। पीपल की पत्तियां निकल रही है, ऐसा साक्ष्य यहाँ से मिला है। और यहाँ पर कोई दुर्ग का अस्तित्व नहीं पाया गया है। यहाँ किसी प्रकार का दुर्ग का अस्तित्व नहीं है। दुर्ग का अस्तित्व यहाँ पर नहीं है। इस चीज़ को समझे। यहाँ एक वर्गाकार मुद्रा मिली है, क्या, ठीक है, वर्गाकार मुद्रा, जिस पर 2 नग्न नारियाँ हैं और दोनों के हाथ में क्या है, ध्वज है। और ध्वज के बीच से पीपल की पत्तियां निकल रही हैं, ऐसा यहाँ पर मिला है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और 3 घड़ियाल और 2 मछलियाँ जो है उसका अंकन यहाँ पर मिला है। 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन भी यहाँ पर मिट्टी की जो मुद्रा मिली है उससे मिला है। यहाँ दुर्ग का अस्तित्व नहीं है। दुर्ग का अस्तित्व नहीं है। ये हो गया हमारा चनूदड़ो। बात समझ में आ गई ना, चनूदड़ो। ठीक है, आगे बढ़े, बोर तो नहीं हो गए ना, आगे बढ़ रहे दोस्तों। जय महाकाली। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्थान देख लेते हैं। एक है बनवाली। ये बनवाली पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, हरियाणा में। और बनवाली में क्या मिला है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर तांबे की एक कुल्हाड़ी मिली है। तांबे की एक कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है दोस्तों, बनवाली, जो कहाँ पर है, हरियाणा में। ठीक है, इम्पोर्टेंट स्थान है। नंबर 2 सुरकोटड़ा। ये भी कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। सुरकोटड़ा ये भी गुजरात में पड़ता है। और यहाँ से घोड़े के कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के कंकाल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सुरकोटड़ा, गुजरात से घोड़े के कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर ये जो देखिए ये भी गुजरात में। रंगपुर कहाँ पर है, गुजरात में। यहाँ पर पराली के साक्ष्य मिले हैं। पराली के साक्ष्य, ठीक है, धान की पराली के साक्ष्य। धान की पराली के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, रंगपुर, गुजरात से। इसके बाद देमाबाद। ये देमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। पहले बता दिया मैंने, देमाबाद महाराष्ट्र। यहाँ से तांबे के रत्न मिले हैं। देमाबाद महाराष्ट्र से तांबे का रत्न प्राप्त हुआ है। देमाबाद महाराष्ट्र से तांबे का एक रत्न मिला है। ठीक है,
बनवाली, सुरकोटला, रंगपुर और देमाबाद। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्राएं बनी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं वो मुख्यतः सेल कड़ी से बनी थी, मुख्यतः सेल कड़ी से बनी थी, सेल कड़ी से बनी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्राएं हैं वो मुख्यतः सेल कड़ी से बनी थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्राएं मिली हैं उनमें सर्वाधिक वर्गाकार मुद्राएं थी। कौन सी थी? वर्गाकार मुद्राएं यहाँ से सर्वाधिक मिली हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो जितने भी ज्ञात स्थल प्राप्त हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी ज्ञात स्थल हैं उनमें से एक स्थल है अली मुराद, अली मुराद, जो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी ज्ञात स्थल हैं उनमें से अली मुराद जो पाकिस्तान में पड़ता है, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ज्ञात स्थलों में जो अली मुराद पाकिस्तान में है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये याद रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। लास्ट में हम चल रहे हैं अंतिम क्षणों की ओर हैं दोस्तों। आगे बढ़ जाएं। वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट चीज़, चलो अब हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसकी लिपि में मछली और बैल के चित्रों का सर्वाधिक प्रयोग होता था। मछली व बैल के चित्रों का, मछली व बैल के चित्रों का, मछली व बैल के चित्रों का सर्वाधिक, मछली व बैल के चित्रों का सर्वाधिक प्रयोग इस लिपि में हुआ करता था। और इसमें यू आकृति का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, यू आकृति का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, यू आकृति का सर्वाधिक प्रयोग इस लिपि में हुआ है। इसमें 64 मूल चिन्ह हैं, इसमें 64 मूल चिन्ह हैं, 64 मूल चिन्ह हैं। और इस लिपि में, इस लिपि की लिखावट को, इस लिपि की लिखावट को, इस लिपि की लिखावट को बाउस्ट्रोफेंडम, बाउस्ट्रोफेंडम कहा जाता है, बाउस्ट्रोफेंडम कहा जाता है। इस लिपि की जो लिखावट होती हैं वो बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, इस प्रकार होती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में देखिए मछली और बैल के चित्रों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, यू आकृति का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, 64 मूल चिन्ह है। और इस लिपि की लिखावट को बाउस्ट्रोफेंडम कहा जाता है। और बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, इस प्रकार इसे लिखा जाता है, इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा वीडियो था, लेकिन हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो कंप्लीटली राइट कर पाएंगे। ठीक है, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताइए। और ये काफ़ी अच्छा वीडियो होगा और सबसे बड़ा वीडियो है हमारा दोस्तों, काफ़ी टाइम निकाला है हमने। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपका सपोर्ट तो हमें चाहिए, आप हमें सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।